देखिए, सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य। यदि करंट अफेयर्स में है कि अभी हाल में कौन राज्य भारत 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना है, तो मारिएगा सिक्किम। लेकिन हम इसका डिटेल्स पर आएंगे और इसमें डिटेल जाएंगे स्टैटिक जीके में, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले पूर्ण साक्षर राज्य। पूर्ण साक्षर राज्य का मतलब क्या होता है, क्या मतलब समझ में आ रहा है यहाँ पे कि जैसे यहाँ हेडिंग है सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य। इसका मतलब 4 राज्य और बन चुका है, ये 5वां बना है, यही ना हुआ। सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य यही हुआ। हेडिंग से लगता होगा, समझ में आता होगा कि पूर्ण साक्षर राज्य का यहाँ का मतलब हुआ कि उस राज्य में 100% आदमी साक्षर हो गया है। लेकिन वैसा बात नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट, इसका परिभाषा आगे चलिएगा जो लिखे हैं डिटेल्स में पूरा फंडा क्लियर होगा। देखिए, सबसे पहले देखिए, कोई भी सरकार जो है ना, साक्षरता जिसे आप बोलते हैं साक्षरता दर 70% है। अब बिहार का जैसे 61.08% है, सबसे कम है पूरा भारत में। किसी राज्य का 94% है आसपास, मतलब केरल का सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब परसेंटेज का मतलब हुआ कि अगर 100 आदमी का लॉट बनाया जाए, 100 में जैसे केरल का लगभग 94 है ही, तो 94% है। यदि केरल में 100 पूरा जनसंख्या को 100 आदमी का लॉट बना दिया जाए, पूरा डिवीजन कर दिया, 100 में 94 आदमी मतलब साक्षर है, पढ़ना लिखना जानता है, उसमें 6 ही आदमी है जो नहीं जानता है। यदि पूरा जनसंख्या को 100 का मतलब लॉट बना दिया जाए, मतलब पूरा जनसंख्या को, हर एक लॉट में 6 आदमी नहीं पढ़ेगा, बाकी 94 आदमी पढ़ना जानेगा, जिससे किसी का 75% है। तो इसका मतलब है कि उस राज्य का यदि 100 का लॉट बना दिया जाए, 100 पूरा जनसंख्या का, उसमें 75 आदमी प्रत्येक लॉट में 75 आदमी पढ़ेगा, पढ़ना लिखना जानता है, उसमें 25 आदमी नहीं जानता है। यही हुआ परसेंटेज का मतलब, यही होता है। मतलब 100 में कितना, उसी तरह से आप कंपेयर पूरा कर लीजिए, निकल जाएगा परसेंटेज कितना है। उसमें काउंट भी कर लीजिएगा कितना आदमी साक्षर है ना। ये परसेंटेज का मतलब, एक परसेंटेज क्या है, एक कंपेरेटिव वैल्यू है, तुलनात्मक वैल्यू है, ठीक ना। उससे आप ओरिजिनल निकाल सकते हैं, वो तो मैथमेटिक्स का विषय है। चलिए, पूर्ण साक्षर राज्य। देखिए, सरकार जो है साक्षरता दर बढ़ाने के लिए अलग अलग योजना चलाता है। देखिए, बिहार सरकार का साक्षरता दर 61.08% है। इसका मतलब है कि मतलब पूरा भारत में सबसे कम है। तो बिहार सरकार बहुत सारा का योजना चलाता है, जैसे महिला लड़की का जैसे स्कूल में नहीं है, उसका बढ़ावा के लिए साइकिल योजना। तत्काल किसी कारणवश मतलब दूर दराज का इलाका है, साइकिल मतलब नहीं जा पा रहा है स्कूल, तो साइकिल मिलेगा, उसको साधन मिलेगा तो स्कूल जाएगी, तो साक्षरता दर ऑलरेडी बढ़ेगा। MDM चलाता है। कोई जैसे समाज में है कि खाना के बदौलत नहीं जा रहा है, बच्चा काम पे लगवा देता है, फलना चलना, वहाँ जाके भोजन मिलता है, उस झंझट स्कूल जाएगा। साक्षरता दर सरकार अलग अलग तरह का योजना लाती है। बिहार के संदर्भ में अलग अलग राज्य सरकार और केंद्र सरकार योजना लाती है, ठीक ना। अपना साक्षरता दर, तत्काल साक्षरता दर बढ़े, ठीक ना। और अभी अभियान चलाता है, बहुत सारा है, डिटेल्स पढ़िएगा तब। उसी तरह से लेकिन साक्षरता दर तो ये तो वर्तमान पीढ़ी को मतलब बढ़ाने का, लेकिन जो वैसा पीढ़ी मतलब वैसा आदमी जो छूट गया, पीढ़ी तो एक जनरेशन के बाद जो होता है उसको पीढ़ी बोलते हैं, मतलब जो आदमी छूट गया है, ठीक ना। जो आदमी छूट गया, जिसका स्कूल टाइमिंग ख़त्म हो गया है, उसको तो साक्षर करने का क्या उपाय है, वो तो स्कूल जाएगा नहीं। मतलब सरकार अलग अलग योजना की तरह तो नया बच्चा को दे रहा है कि हाँ स्कूल जाएगा तो साक्षरता दर बढ़ेगा, ये जो मतलब नया तरीका। लेकिन जो छूट गया, जिसका स्कूलिंग ख़त्म हो गया है, उसके लिए क्या उपाय, उसके फिर तो साक्षरता दर बढ़ेगा नहीं। वही सरकार एक योजना लाई है, ULLAS उल्लास। मतलब जो वर्तमान में वो तो बढ़ेगा ही कंटिन्यूस, वो तो बढ़ते रहेगा। जो पीछे को भी जब हम उसको साक्षर कर देंगे तो वो एक तरह से एक समय ऐसा आ जाएगा, कर देंगे तो वो साक्षर मतलब राज्य क्या होगा, पूर्ण साक्षर हो जाएगा। वही पूर्ण साक्षर करने के लिए ही ये सरकार का योजना ले उल्लास, ठीक है, ULLAS उल्लास। देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे, इसका कोई फुल फॉर्म पूछ दे, उल्लास का फुल फॉर्म तो याद रखिए, क्योंकि फुल फॉर्म ही पूछ देता है, अंडरस्टैंडिंग
ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक ना। इसका हिंदी में होगा समाज के सभी वर्गों के लिए आजीवन सीखने की समझ, ठीक ना। इस हो गया। तो अब उल्लास क्या है, देखिए यह भारत की वयस्क शिक्षा बोले या साक्षरता से जुड़ी एक पहल है। वही वयस्कवाद जो 15 या 15 से ज़्यादा है, जो मतलब स्कूलिंग जिसका छूट गया, अब जिसका 15 साल हो गया, 15 साल ज़्यादा, अब तो स्कूल जाएगा नहीं। अब समझ जाए कि 15 साल में कितना बड़ा हो गया आदमी, कहाँ एडमिशन होगा, नहीं 1 क्लास। तो इसी योजना के तहत जो है ना उसको साक्षर कर रहा है। और जब ये जो छोटा वाला साक्षर हो जाएगा और वर्तमान में चल रहा है तो पूर्ण साक्षर राज्य नहीं बन जाएगा। तो यही काम ही कर रहा है, पूर्ण साक्षर राज्य बनाने का ये क्या है कार्यक्रम है। समझ में आ गया ना। उद्देश्य क्या है, देखिए 15 वर्ष, ये सब डाटा इंपॉर्टेंट है, याद करते जाइएगा। किधरों घुमा फिरा कि किसी भी एग्जाम में पूछे, यहाँ तक यूपीएससी में तो बनेगा, ठीक ना। उद्देश्य 15 वर्ष और 15 प्लस से अधिक उम्र के ऐसे लोगों को शिक्षा देना जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गया है, मतलब जिसको शिक्षा जरूरत था उस समय वंचित रह गया, 15 वर्ष से ज़्यादा, उसको शिक्षा देना इसके तहत, ठीक ना। यह किसके अनुरूप लागू किया गया है, तो एक अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो नया आया उसी के अनुरूप इसको लागू किया, उसी के अनुसार को शिक्षा 15 प्लस वाला को शिक्षा दिया जा रहा है। लिख दीजिएगा किसके लिए, तो क्वेश्चन यदि पूछेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, पूर्ण साक्षर का मतलब ये नहीं है कि 100%। यहाँ पे पूर्ण साक्षर कब माना है, देखिए कोई भी राज्य में 100% संभव नहीं है। आप किसी को ज़बरदस्ती, मतलब ये ठीक है, इस योजना को सरकार लाई है, मतलब इसके तहत हम साक्षर दुनिया थी सर, जो पीछे छूटा है 15 से 15 प्लस ज़्यादा, उसको हम साक्षर कर रहे हैं। आप किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं पढ़ा दीजिए, क्योंकि कानून थोड़े है, योजना है। हो सके नहीं पढ़े, उसका मन नहीं पढ़े, क्या उसको डंडा मार के पढ़ाइएगा, ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाइएगा। इसीलिए 100% तो कहीं नहीं होगा कि हर राज्य मतलब 100% साक्षर हो गया, लेकिन इसका परिभाषा है, इसलिए इसमें कहिएगा पूर्ण साक्षर राज्य का बराबर नोट 100% साक्षर राज्य। पूर्ण साक्षर राज्य यही है। पूर्ण साक्षर राज्य का मतलब कभी नहीं इसमें समझेंगे कि मतलब वहाँ पर 100 मतलब जितना आदमी है सब पढ़ने लिखने जानता है, लेकिन किसको माना है, इसके तहत माना है जब साक्षरता दर जब 95% से ज़्यादा हो जाएगा, 95% या 95% से ज़्यादा हो जाएगा, ये लिमिट है मिनिमम, तो वैसा राज्य को हम मान लेंगे कि वह राज्य जो है ना पूर्ण साक्षर राज्य हो जाएगा। 100% तो नहीं होगा, आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं पढ़ा सकते हैं। इसीलिए एक लिमिट तय कर दिए, सरकार तय कर दिया है कि जिस राज्य में साक्षरता दर 95% या 95% से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, 95% से ज़्यादा हो जाएगा, तो उस राज्य को जो है ना मान लेंगे कि उस राज्य वह राज्य पूर्ण साक्षर राज्य हो जाएगा। इसी तरह से जब यह कार्यक्रम उल्लास चला, ठीक ना, इसके तहत देखा गया, देखिए ये कार्यक्रम के मतलब हर राज्य में लागू है, इसी के तहत मतलब कार्यक्रम साक्षरता कर रहा है। लेकिन जो राज्य इस कार्यक्रम को जिस राज्य में लागू किया, अच्छा ढंग से लागू हो रहा है, तो उस राज्य में सबसे पहले 4 राज्य और क्या था, ये 5वां राज्य बन गया है। ये इस कार्यक्रम को लागू अच्छा से किया, तो सिक्किम भारत का 5वां राज्य पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, ठीक ना। और आज डिटेल्स लिखते हैं, देखिए और क्वेश्चन आ गया है, ठीक ना। सिक्किम से पहले कौन कौन राज्य को भारत का पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मिला है, देखिए यहाँ पे सिक्किम 5वां राज्य स्वाभाविक है, इससे पहले 4 राज्य होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछ देता है कभी कभी, राज्य का नाम दे देता है, इनमें से किन राज्य में पूर्ण साक्षरता राज्य का दर्जा नहीं मिला है, तो याद रहेगा तो बन जाएगा। देखिए मिजोरम 4 राज्य है, 5वां क्या सिक्किम है, तो क्या जगह मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है और हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश हो गया। यदि भारत का 5 राज्य हो गया, यहाँ देखिए 4, 1 2 3 4, 5वां राज्य सिक्किम हो गया। तो पूछेगा किसी तरह से क्वेश्चन तो बन जाएगा, ठीक ना। उल्लास ULLAS
पहल के फलस्वरूप अभी तक भारत में कुल कितने राज्य पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? तो कितना हो जाएगा? 4E15। हम सब क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख दे रहे हैं कि तो कहीं से घुमा के पूछे तत्काल आपको वहाँ पे खोजने का जरूरत नहीं, यहीं से पढ़ेगा, माइंड में सेट रहेगा, ठीक ना। 5 हो गया, 5 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिए 5 देगा। किसी राज्य की कुल कितनी साक्षरता दर वाले राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मिल जाएगा? 95% या इससे अधिक, ठीक ना। 95% प्लस। हम बोले ना एक पहल है कि साक्षर मतलब जो 15+ है, 15 या 15+ उसको साक्षर करना योजना है, उसके तहत मतलब वयस्क को हमको साक्षर करना है। किसी को आप बांध के पीट के साक्षर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एक लिमिट बोल दिया कि इतना हम 95% आ जाएगा ना, तो मैक्सिमम 95 हम सबको पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मतलब दे देंगे। उसमें मान लेंगे कि उस राज्य में उस राज्य को पूर्ण साक्षर, लेकिन 100% कभी नहीं होगा। तभी तो धीरे धीरे हो रहा है। देखिए ना, ऐसा रहता सब इस पहल के तहत रहता सब राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो जाता, पूर्ण राज्य क्यों नहीं बन रहा है? 4 गो बना, 5वां ई बना, धीरे धीरे हो रहा है कार्यक्रम है, ठीक है। और आगे लिखते हैं। देखिए हम पहले ही बोले थे, हम मेरा करंट अफेयर्स पढ़ाने का थोड़ा तरीका यूनिक टाइप करेगा। अभी जितना भी करंट अफेयर जो भी पढ़ा रहा है उससे पूरा हट के पढ़ाएंगे, ठीक ना। एकदम यही तरीका पढ़ाएंगे, इसी से सिलेक्शन होगा, ठीक ना। हम बोले हैं जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड जो भी आएगा उसका स्टैटिक जीके लेके चलेंगे, प्लस कॉन्सेप्ट के साथ। रटा रटोल वाला नहीं, जो भी पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट के होगा। इससे क्या नहीं पूछेगा तो आपका कॉन्सेप्ट भी बनेगा, दूसरा क्वेश्चन भी बनाइएगा, प्लस इससे क्वेश्चन भी पकड़ा जाएगा, ठीक ना। यही तरीका है, तब सिलेक्शन मिलेगा। वो लूसेंट और वो जो घटना वो सब रटते हैं, ये फलना फलना क्या है, कभी ना। आप देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन करंट आप पूछ देता है, कहता है करंट बहुत हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं है, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िएगा तो क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। मतलब कहाँ से पूछेगा, पूरा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से बेसिक से पढ़ा देंगे, क्वेश्चन यहीं से बनता है। अब डीप पूछता है, वो जमाना गया रटने वाला। चलिए अब साक्षरता 2011 के जनगणना साक्षरता दर किसी एग्जाम में पूछ देता है। चूँकि हम यहाँ भारत का सिक्किम का चर्चा कर रहे हैं और भारत का पूर्व साक्षरता डाटा और अभी डाटा लेके आएंगे स्टैटिक जीके में। ये सब एग्ज़ाम में पूछता है, ऐसा नहीं कैसे है। वैसे भी आपको रटना पड़ेगा, तो पढ़ना 2011 का जनगणना अभी जो है तो नया डाटा तो आया नहीं, पूछेगा 2011 का जनगणना, ये सब तो रट के जाना पड़ेगा ही। काहे नहीं साथ करंट के साथ पढ़ ले। भारत की कुल साक्षरता दर यदि पूछे तो भारत 74.04% होगा, तो 74.04% पूछेगा तो ये टिक मारिएगा, ठीक ना। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य क्या है? इसके अनुसार नहीं आ जाइएगा पूर्ण साक्षर नहीं, यहाँ 2011 जनगणना लिखे, इसका डाटा पूछ रहा है। ये नहीं कि भारत का 5वां साक्षर बन गया तो 95 ऊपर है वो डाटा लेके। तो यहाँ क्वेश्चन में देखना है, यहाँ 2011 का जनगणना के अनुसार, उससे कोई लेना देना नहीं। जब इससे पूछेगा तो वो जवाब देंगे। 2011 का डाटा देखिए, सबसे 2011 के सबसे अधिक साक्षरता दर वाला हो जाएगा तो केरल, ठीक ना। क्रमशः हो जाएगा केरल, 1 नंबर में आ जाएगा केरल। इसका साक्षरता दर लगभग 94% बोल सकते हैं, ठीक ना। इतना है 93.90%, लगभग 94% आसपास है, वो हो गया लगभग 94%। सबसे ज़्यादा क्या है? केरल है, उसके बाद मिजोरम आ जाएगा, ठीक ना। मिजोरम 1 नंबर में आ गया, मिजोरम 2 नंबर में आ गया, इसके बाद गोवा आ जाएगा 3 नंबर। यही तीनों राज्य का जो है ना साक्षरता दर राज्य केरल, मिजोरम, गोवा। यदि एक पूछे तो एक, यदि अरेंजमेंट में देगा तो वैसे निकाल लीजिएगा। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य तो इसमें आ जाएगा बिहार, ठीक ना। बिहार आ जाएगा 1 नंबर, सबसे कम है। इसका है
जिसका सबसे कम है उसका डाटा सबका नहीं पूछेगा, सबका ही मेन है, इसका परसेंटेज साक्षरता दर पूछेगा सबसे ज़्यादा, और सबसे कम वाला का बीच वाला तो वैसे अरेंजमेंट करने देता है, उतना डाटा पूछना। 61.80%, ठीक ना। बिहार 1 नंबर में आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये 2 नंबर में आ जाएगा, सबसे कम वाला है। अब फिर 3 नंबर में आ जाएगा राजस्थान। हो गया, ये हो गया। अब बिहार से रिलेटेड डाटा, बिहार के साक्षरता दर कितनी है, सबसे कम है तो यही आ जाएगा। बिहार की साक्षरता दर पूछ रहा था, यहाँ तो लिखिए दिए, तो 61.80% आ जाएगा। अब बिहार के संदर्भ, बिहार का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला, सबसे कम साक्षरता वाला दर जिला क्या है, साक्षरता दर वाला 1 नंबर में पूर्णिया है, ठीक ना। सीमांचल का एरिया, सीमांचल में पड़ता है पूर्णिया, इसका पूर्णिया है 1 नंबर में, सबसे कम है। उसके बाद सीतामढ़ी है, ठीक ना, सीतामढ़ी है। और उसके बाद कटिहार है, पूर्णिया का कितना सबसे कम वाला आ जाएगा 51.08%। ये डाटा हो गया। बिहार का सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया आ जाएगा, सीतामढ़ी कटिहार ये दोनों सीमांचल का बीच में सीतामढ़ी घुस गया है, ठीक ना। हो गया। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला क्रमशः, सबसे साक्षरता दर वाला जिला यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे रोहतास है, ठीक ना, 1 नंबर रोहतास है, इसका है 73.37%। याद कैसे कीजिएगा हम बताते हैं, डाटा याद करने का तरीका। इसके बाद आ जाएगा पटना 2 नंबर में, सबसे ज़्यादा में पूछे हैं, सबसे ज़्यादा रोहतास को पटना। 3 नंबर पे भोजपुर आ जाएगा, 3 नंबर पे भोजपुर आ जाएगा। तो इसका डाटा याद कर 73 है, इसी को उल्टा दीजिए पॉइंट में 73 याद हो जाएगा। बिहार का डाटा कैसे याद है, देखिए 61 है .1, 617 61 याद रखिएगा, 61 617 7 के बाद क्या आता है 8, एक बार 0 बैठा देना है, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ केरल है, 9 से स्टार्ट है, तो 9 को कौन काटता है, तो 3 काटता है, तो 3 दे देंगे, तो 2 डिजिट होगा पॉइंट, फिर 9 दे देंगे, लगभग 94% इस तरह से याद हो जाएगा। और इसका है 74.04 आ जाएगा, ऐसे करके याद हो जाए। और डाटा हम लिखते हैं, ठीक ना। देखिए और डाटा आ गया है, ठीक ना। बिहार से रिलेटेड यदि पूछेगा बिहार के किस जिले में पुरुष की साक्षरता दर सबसे कम है, बिहार का सबसे कम साक्षरता दर कौन जिला का है, पूर्णिया का है। तो पूर्णिया में भी क्या बोलते हैं पुरुष का कम है, तो क्या हो जाएगा पूर्णिया के पूछेगा कितना, तो 59.06%, ठीक ना, 59.06% हो गया पूर्णिया। यदि पूछेगा तो क्या मतलब, चूँकि सबसे साक्षरता दर बिहार का कौन जिला है, पूर्णिया, तो और ऐसे याद रखेगा पूर्णिया, तो पुरुष का भी उसी जिला में पुरुष का भी साक्षरता दर सबसे कम होगा। मतलब यदि पूछेगा बिहार में, पूरा बिहार का बात करेंगे और सबसे पुरुष कम साक्षर कहाँ है, सबसे कम तो पूर्णिया जिला में है, ठीक ना, 59.06%। बिहार के किस जिले में महिला की साक्षरता दर सबसे कम है, अब डाटा हम याद रखने का भी तरीका सिखाएंगे। सबसे कम है तो इसमें पूर्णिया में आएगा, याद रखिएगा सहरसा, ठीक ना, सहरसा इसका है 4168%। इसको याद करने का तरीका बताएंगे, ठीक ना, डाटा पहले लिखवा रहे हैं। तो ऐसे याद रखेगा, जब पूछेगा पुरुष साक्षरता दर तो याद रखिएगा सबसे कम वाला साक्षरता पूर्णिया, तो पुरुष भी पूर्णिया में होगा। जब महिला का बात करेगा तो महिला पूर्णिया में होगी, तो याद रखिएगा इसमें सहरसा आ जाएगा, ठीक ना। डाटा ये हो जाएगा 41% सबसे कम। पूरा बिहार का बात करें, बिहार के किस जिले में पुरुष की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है,
जिस तरह से पुरुष का साक्षरता दर पूर्णिया में साक्षरता दर कम था, तो पुरुष का भी कम था। ज़्यादा का बात है किसका था, रोहतास, तो रोहतास आ जाएगा, ठीक ना, रोहतास आ जाएगा, ठीक है, रोहतास आ जाएगा। इसका साक्षरता दर 82.88%। अब डाटा याद करने का तरीका हम बताएंगे, ठीक ना। पूछेगा बिहार के किस जिला महिला की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो चूँकि इसमें एक्सेप्शन हो गया था ना, पूर्णिया आया था, इसमें पूर्णिया में सहरसा, लेकिन इसमें एक्सेप्शन नहीं आएगा, इसमें रोहतास ही आ जाएगा, ठीक ना, तो रोहतास ही आ जाएगा। डाटा याद हो गया, यदि नहीं भूलिएगा। इस तरह का डाटा देखिए, इसमें देखिए इसको याद रखिएगा, ये दोनों को डाटा याद करने का। महिला का से देखिए 40 जब भी रहेगा 2 डिजिट रहेगा, क्योंकि 100% में कम में रहेगा तो पॉइंट से पहले 2 ही रहेगा। 41 हुआ तो 4 1 5, 5 के बाद क्या हुआ, पॉइंट के बाद 6, 6 के बाद 7 दीजिए चाहे 8 दीजिए, वो डाटा मिल ही जाएगा। 7 8 आसपास रहेगा तो मार दीजिएगा टिक। ये 3 को डाटा मिल जाएगा तो चौथा मिल ही जाएगा, वो आसपास 3 ये दोनों मिल गया तो वही टिक मार दीजिएगा, वही सही हो जाएगा, ठीक ना। तो 4 1 5, 5 के बाद पॉइंट के बाद 6, 6 के बाद यहाँ 7 दीजिएगा तो चलेगा, 8 है, तो उसी के आसपास, ठीक। डाटा ऐसे मारा जाता है, एग्जैक्ट नहीं, 2 को 3 को डाटा एकदम सेम गया, लास्ट का डिजिट का कोई नहीं। तो रोहतास देखिए, तो जब भी रहेगा 2 रहेगा, 82 रहेगा, पॉइंट 8 रहेगा, ठीक है। 2 इसलिए दिए पॉइंट के बाद, देखिए 2 इसलिए दिए कि यही 8 2 पॉइंट के बाद 2 बार है, तो याद रखिएगा 82.88%, ऐसे याद रखिएगा। और डाटा हम डालते हैं, लिखते हैं, ठीक ना। देखिए और क्वेश्चन आ गया, ठीक ना, हम बोले थे कि स्टैटिक जीके और क्वेश्चन डालेंगे। राजधानी सिक्किम पूछेगा, राजधानी कब पूछेगा सिक्किम के बारे में। देखिए ये सब इजी क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है राजधानी, इजी क्वेश्चन। लॉलीपॉप भी क्वेश्चन कभी बीच में घुसा देता है, याद रखने में क्या दिक्कत है। मुख्यमंत्री का भी नाम कभी कभी पूछ देता है, ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, घुसा देता है। सिक्किम का राजधानी क्या है, गंगटोक, ठीक ना, सब पढ़ेंगे तो ज़्यादा। मुख्यमंत्री का नाम पूछ देगा, ठीक ना। अभी मुख्यमंत्री वर्तमान में ये तो पूछता है, मुख्यमंत्री का नाम पूछता हूँ, प्रेम सिंह तमांग, याद रखिए, मुख्यमंत्री हो गया प्रेम सिंह तमांग। भारत का सबसे लंबे समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री कौन है, सिक्किम का है, इसीलिए क्वेश्चन को डालें। सिक्किम का क्या बोले, पूर्ण साक्षर से रिलेटेड चर्चा किया, अब सिक्किम है, सिक्किम से रिलेटेड पूरा चर्चा कर रहे हैं, ठीक ना। भारत का सबसे पवन कुमार चामलिंग, ठीक ना, पवन कुमार चामलिंग पूरा भारत का है, इम्पोर्टेंट है, पवन कुमार चामलिंग। पूछेगा, पूछ भी सकता है कितना वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा, 24 वर्ष 165 दिन, 24 वर्ष 165 दिन। समझिए ना कि 30 6 180 दिन, मतलब 24 वर्ष और 6 महीना के आसपास रहा है मुख्यमंत्री, 24 वर्ष 165 दिन, ठीक ना, हो गया। बोलेगा सिक्किम भारत का 22वां राज्य, यदि क्वेश्चन पूछे सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना तो 22वां, इसीलिए इसको प्रिंट इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए इसको हम देखिए रेड अक्षर से दे दिए, देखिए 22वां। तो राज्य का क्रम भी पूछता है, सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना तो 22वां, ठीक ना, ये भी पूछता है। सिक्किम कब बना, 22वां, इसको भी याद रखिएगा, 22वां कब बना, 1975 में, ठीक ना, 1975 में। ये भी पूछता है डाटा, ये भी पूछता है, ये भी पूछता है, सब इम्पोर्टेंट सब डाटा है, सब रटने वाला है। यहाँ नहीं रटिएगा करंट अफेयर्स में, ये तो आपको सिक्किम पढ़िएगा, सिक्किम से रिलेटेड ये कौन राज्य बना है, कब बना है, राज्यों का समूह, अनुच्छेद, आर्टिकल, वो सब तो पूरा ऐसे आपको पॉलिटी में पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम कहें नहीं, इसको जब वहाँ पढ़ना है तो आ रहा है, इसी को एक जगह आपको कर देते हैं पढ़ने में, एक अरेंजमेंट भी हो जाएगा और मतलब याद भी होगा, एक सिस्टमेटिक ढंग से आ जाएगा आपका। लेकिन अभी हम कितना क्वेश्चन डालेंगे, सिक्किम में भी डालेंगे, जैविक राज्य, इसको जैविक राज्य क्यों बोलते हैं, बिहार से रिलेटेड जैविक राज्य, कितना खेती हुआ, क्या योजना है, जैविक खेती किसे कहते हैं, ये सब आपका फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा।
ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये सब क्वेश्चन तो लड़ेगा ही, आएगा ही। जैविक खेती पूछता ही है, प्रचलित है, उसमें जो कॉन्सेप्ट देंगे, कोनो रटने वाला डाटा थोड़े लिख रहे हैं हम, तो यहाँ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, इससे भी रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक ना। सिक्किम स्वराज बने, कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ा, ये भी पूछता है, ठीक ना। 36वां संविधान संशोधन क्वेश्चन, 36वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन करना पड़ा। भारत का प्रथम जैविक राज्य, भारत का प्रथम जैविक राज्य किसे बोलते हैं? सिक्किम अभी आगे डेफिनेट है, लेकिन याद कर लीजिए। अभी जैविक राज्य का परिभाषा, जैविक खेती किसको बोलते हैं, जैविक राज्य का दर्जा क्यों दिया, इसका आगे चर्चा करेंगे, ठीक ना। भारत का प्रथम जैविक राज्य क्या है? जो भारत का प्रथम जैविक राज्य, जैविक का इंग्लिश ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक स्टेट, ऑर्गेनिक स्टेट जैविक राज्य का न सिक्किम आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अभी तो जैविक खेती के लिए सरकार पहल कर रहा है, इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। और सिक्किम को जैविक राज्य का दर्जा क्यों? देखिए, ये भारत का प्रथम नहीं है, पूरा विश्व का भी प्रथम है। ये लिख लीजिए, भारत का ही प्रथम है, ये पूरा विश्व का भी प्रथम जैविक राज्य है, विश्व का भी प्रथम जैविक राज्य है, विश्व का भी प्रथम जैविक राज्य है। जिस तरह से गणतंत्र बिहार से था ना पूरा विश्व, इसी तरह से प्रथम जैविक राज्य सिक्किम से जाएगा, ठीक ना। इस तरह से अब सिक्किम को जैविक राज्य का दर्जा क्यों मिला, ठीक ना। इससे रिलेटेड पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, तब ये फंडा क्लियर आएगा। जैविक खेती क्या है, क्यों मिला, तब ये कॉन्सेप्ट आएगा। और आगे मिटा के और लिखते हैं। देखिए, जैविक खेती, ठीक ना। जैविक खेती क्या है? सबसे पहले सिक्किम को जैविक राज्य का दर्जा क्यों दिया है, देखिए पहले जैविक खेती समझिएगा, तब पता चलेगा सिक्किम को जैविक राज्य का दर्जा क्यों मिला है। और पहला जैविक राज्य बना है, ठीक ना। ऑर्गेनिक स्टेट जो पहला ही बना है। देखिए, रासायनिक उर्वरक की जगह रासायनिक उर्वरक की जगह प्राकृतिक खाद, नेचुरल जो खाद रहता है, गोबर का खाद, जैसे गोबर जो गाय का रहता है उससे जो खाद बनता है, कंपोस्ट किसी गड्ढे में कूड़ा करकट को और सबको जमा करके जो कंपोस्ट बनाया जाता है एक जगह, फिर उसको डाल के खेत में डाल दिया जाता है, चारों तरफ से बिखरा करके, ठीक ना। केचुआ खाद, केचुआ जो पालता है, ठीक ना, किसान केचुआ पाल के उसको खाद बनाता है। हरी खाद, जो घास पौधा वा ये सब जो सूख के जो सब बनता है, ये सब खाद रासायनिक उर्वरक के जगह ये सब खाद का यूज कीजिएगा खेती के लिए, ठीक ना। खेती के लिए तो उसको जैविक खेती बोला जाएगा। वो ये उर्वरक नहीं, कीटनाशक का भी प्रयोग करना पड़ेगा दोनों के लिए। देखिए, रासायनिक उर्वरक में किसान क्या देता है? देखिए, किसान देखिए यूरिया देता है, क्या देता है? यूरिया देगा पौधा का बढ़ने के लिए। इसको यूरिया का कोई फार्मूला पूछता है, फार्मूला क्या होता है? NaCO2 होता है फार्मूला, ठीक ना। यूरिया का फार्मूला होता है। यदि कभी पूछे यूरिया में, चूँकि यूरिया का चर्चा चल रहा है तो इसकी चर्चा कर। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, क्वेश्चन पूछता है। यूरिया, यूरिया जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी को प्रयोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था, सबसे पहले यही बनाया गया था, ठीक ना। बना NH2 फार्मूला, NH2CO2 होता है। बोलेगा यूरिया में कौन एलिमेंट नहीं रहता है? देखिए, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फिर ये तो हाइड्रोजन रिपीट हो रहा है। NH2CO2 होता है। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी क्वेश्चन में पूछता है, यूरिया का फार्मूला पूछता है। यदि कौन कंपाउंड नहीं है, इसका फार्मूला लिख लीजिएगा। NH2CH2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। अब ये बाकी छोड़ के जो रहेगा ऑप्शन में टिक मार दीजिएगा। BPSC में भी कितना बार पूछा हुआ है, ठीक ना। और रासायनिक उर्वरक क्या? यूरिया आ गया, पौधा का क्या वृद्धि के लिए, ग्रोथ करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद पोटास दिया जाता है, सुनते होंगे पोटास, ठीक ना। सल्फर,
ये सब क्या है, रासायनिक उर्वरक है, जो इंडस्ट्री में उत्पादन हो रहा है रासायनिक उर्वरक, ठीक ना, तो रासायनिक मतलब ये दे रहा है, ठीक ना, ये सब देता है, तो ये रासायनिक उर्वरक। इसके जगह क्या यूज करना है हमको, प्राकृतिक, ये सब यूज नहीं करना है, यूरिया, पोटास, सल्फर, DAP, ये सब जो देता है किसान खरीद के रहता है, ये सब को यूज नहीं करना है खेती के लिए। खेती में ये सब एक रासायनिक उर्वरक यूज करना ही नहीं। केमिकल फर्टिलाइजर, इंग्लिश में लिख लीजिए, केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक ना, हाँ ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर। तो ये सब के जगह क्या करना है, प्राकृतिक खाद, मतलब आदमी इसमें मेहनत है, समय है, लगता है, इसीलिए तो थोड़ा सा सोर्स भी का कमी है, इसी कारण आदमी अभी उतना नहीं, धीरे धीरे सरकार के सहयोग से हो रहा है, ठीक ना। प्राकृतिक खाद ये सब यूज करना है, तब उसको जैविक खेती में। रासायनिक कीटनाशक नियंत्रण का, जैसे कीटनाशक नियंत्रण आप जो यूज करते हैं, बोतल में आता है, छिड़काव जो करते हैं पानी में डाल के किसान सब करते रहता है, उसके जगह वो सब उसके जगह क्या करना है, नीम का अर्क यूज करना है। नीम का जो अर्क होता है, नीम तो जानते करते हैं पीता होता है कीटनाशक के लिए, वैसे भी गेहूं का थी नीम का पत्ता डाल दीजिएगा, गेहूं में तो घून नहीं लगता है, देखबे करते हैं, वो कीटनाशक हुआ, उससे सुरक्षा जो हम लोग घरेलू के तरह यूज करते हैं, इसी तरह से नीम का अर्क यूज करना है। गौमूत्र है, गौमूत्र का भी यूज करके कीटनाशक नियंत्रण, और जैविक कीटनाशक का यूज करना है। तो जब इसके जगह यूज करेंगे खेती में तो बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, जैविक खेती है। जैविक इसलिए दिए हैं, देखिए प्राकृतिक खाद किससे बन रहा है, जीव जंतु से बन रहा है। गोबर किससे बनेगा, जीव जंतु से बनेगा। कंपोस्ट, जीव जंतु पेड़ पौधा जो खाद बनेगा जीव से बनेगा, उसको क्या बनेगा, मतलब जैविक बोलेंगे, ठीक है। देखिए बन रहा है, केचुआ क्या है, जीव है, जीव जंतु है। हरी खाद है, पेड़ पौधा पत्ती, मतलब जीव और पेड़ पौधा जो खाद बनेगा उसको जैविक खाद बोलेंगे। देखिए उसी से बन रहा है, हो गया जैविक खाद। कीट नियंत्रण के लिए भी हो गया। जब इसका यूज करेंगे तो बोलेंगे कि जैविक खेती है। सिक्किम राज्य है, ठीक ना, वहाँ पे एक गांव नहीं, 2 गांव नहीं, सिक्किम में पूरे राज्य में ये सब यूज करने जाएगा। वहाँ जो खेती हो रहा है, यूरिया, केमिकल रासायनिक उर्वरक, यूरिया, पोटास, सल्फर, यूरिया, ये सब का जो है DAP, ये सब का यूज नहीं हो रहा है। उसके जगह पूरा राज्य में यही चीज़ यूज कर रहा है, ठीक है, किसान वहाँ का। और कीट नियंत्रण के लिए जो आता है बोतल में, वह उसके जगह अपना इसको यूज कर रहा है पूरा राज्य में। ऐसा किसी राज्य में नहीं हुआ था, पहली बार सिक्किम में हुआ, पूरा राज्य में। तो इसलिए बोलते हैं भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन बना है, सिक्किम बना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, भारत का प्रथम, पूरा विश्व का भी प्रथम जैविक राज्य बन गया, ठीक ना। अब हो गया जैविक खेती के फायदा क्या, मिट्टी की सेहत बनी रहती है। आप जब फर्टिलाइजर ये सब यूज कीजिएगा ना, मिट्टी का उर्वरा शक्ति धीरे धीरे, उपजाऊ शक्ति कम होते जाता है। एक समय में ऐसा समय आएगा, ज़्यादा खाद यूज कीजिएगा तो खेत बंजर भी, ज़मीन बंजर भी हो सकता है, खेत बंजर भी हो सकता है। तो फायदा सबसे पहले क्या, मिट्टी का सेहत बनी रहती है। सेहत मतलब क्या, मिट्टी का सेहत का मतलब यही हुआ कि उसमें फसल जो है अच्छा उपजेगा। कम उपजेगा तो उसको बोलेगा सेहत खराब, इस सेंस में, ठीक ना। मिट्टी का सेहत बने रहती है। स्वास्थ्य के लिए फायदा है, चूँकि केमिकल यूज कीजिएगा किसान को और सब नदी इसमें जाएगा, क्या बोलते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है, ये है, जानबे करते हैं। कम लागत, देखिए ये बहुत महंगा आता है। आपको जैसे लगता है ना, ये सब जो आपको लगता है कि 300 रुपया 400 रुपया बोरी मिल जाता है, जाते हैं किसान में एक यूरिया का बोरी डालते हैं 400 रुपया में, वैसा बात नहीं। एक बोरा का कीमत पड़ता है 2400 रुपया, 2500 रुपया एक उत्पादन। यदि सब्सिडी के मतलब भारत सरकार नहीं दे, केंद्र सरकार, ठीक ना, केंद्र सरकार सब्सिडी मतलब अनुदान होता है, नहीं दे, तो एक किसान को एक बोरा खरीदने के लिए कितना लेना पड़ेगा। जो यूरिया हम लोग को भारतीय किसान को 500 रुपया मिल जाता है, तो वो खरीदना पड़ेगा 2500 रुपया। कभी कभी यूरिया का बोरा पे दिखिएगा अनुदान 2100 रुपया और 400 रुपये अनुदान। होता है क्या, जैसे यूरिया जहाँ उत्पादन होता है तो यूरिया का इसका महंगा होता है, बोले ना, इसमें कम लागत होता है, ये ज़्यादा लागत होता है। ये तो सब्सिडी के कारण, सरकार का सब्सिडी रहता है, इसलिए सस्ता दिखाई पड़ रहा है।
होता है क्या, जैसे यूरिया का उत्पादन हो रहा है, एक बोरा जो लाते हैं, एक बोरा का कीमत कंपनी का, जो कंपनी प्राइवेट कंपनी है उत्पादन करती है, उसका दाम अपना बेनिफिट उनिफिट जोड़ के जब जितना है उसका 2500 रुपया पड़ता है। सरकार क्या करता है, तो उसका दाम मुनाफा जोड़बे करेगा, मजदूर जितना भी है, लेबर कॉस्ट, अपना मुनाफा, मशीन का फलना चलना जितना है सब चीज़ टैक्स उस काट के अपना वो 2500 रुपया ऊपरे पड़ता है, 2500-2600 रुपया पड़ता है। तो सरकार कहती है क्या कि ऐसा काम कीजिए, आप 2500 में ही बेचिए, ठीक ना, बाकी पैसा हम प्रति बोरा जो है ना 2100 रुपया हम दे देंगे। आप मतलब मार्केट में आप 400 बोरा के रेट से बढ़िए, बाकी जितना बोरा आप दीजिएगा आप प्रति बोरा का 2100 रुपया हम पेड करेंगे। जितना उसको क्या है, उसको तो पैसा से मतलब है प्राइवेट कंपनी को, सरकार दे चाहे किसान दे, सरकार के बदले किसान वो 2100 रुपया दे देता है। इसी को अनुदान बोलते हैं, सब्सिडी बोलते हैं, जो देखने में लगता है 400 रुपया में बोरा है, लेकिन वो बहुत महंगा है, वो अनुदान के कारण ऐसा होता है। तो कम लागत हो गया। पर्यावरण संरक्षण, देखिए पर्यावरण संरक्षण ये होता है, जैसे आप यूज किए, उर्वरक किए, ये सब किए, तो ये पानी में बह के और कहाँ चले जाएगा, नदी में, जो प्रदूषित करेगा, फिर नीचे में जाएगा, ये अच्छा नहीं है। फिर कीटनाशक का जो हम लोग यूज करते हैं हवा में, जो हवा में वो सब जो केमिकल उड़ता है वो सब भी धीरे धीरे प्रदूषित करता है। उसमें जो केमिकल रहता है धीरे धीरे हवा में भी मतलब गैस निकलता है, धीरे धीरे हवा को भी पोल्यूशन करता है। पर्यावरण संरक्षण दृष्टि से भी मतलब ये रासायनिक उर्वरक करता है, ये नहीं करता है, ये तो पर्यावरण संरक्षण है, ठीक ना, तो ये करता है। इसीलिए जैविक खेती को क्या दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। अब थोड़ा सा बिहार का संदर्भ में जैविक खेती के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कहाँ कहाँ करता है, सरकार का योजना है, ठीक ना, उसके बाद समाप्त करते हैं। देखिए बिहार में जैविक खेती, वो सिक्किम के बारे में कहते हैं, बिहार से रिलेटेड। बिहार राज्य का पहला जैविक गांव है, हाँ देख लीजिए, जैविक गांव है, वो पूरा राज्य था। आपको क्या बोले, जैविक खेती अभी मतलब सब जगह करना संभव नहीं है, सरकार प्रयास अपना कर रही है, ठीक ना। और जैसे सिक्किम चूँकि छोटा राज्य है, तो वहाँ पे छोटा राज्य है, तो वहाँ जितना है मतलब हो गया है। चूँकि बिहार एक बड़ा राज्य है, इसलिए सब जगह अभी संभव नहीं है, इसीलिए यहाँ पे पहला जैविक गांव है, ठीक ना। जैविक गांव है केरिया, कि नाम है पूछेगा क्या, जैविक गांव केरिया, इसको केडिया नहीं पर केरिया बोलिए, केडिया। कौन जिला में है, जमुई जिला में है, जमुई जिला, ठीक है, जमुई जिला केरिया। बिहार का यही ऐसा गांव है, सिर्फ गांव है, ये प्रखंड भी नहीं है, गांव देख रहे जैविक गांव इसी गांव में है, जहाँ पे उस गांव का सभी आदमी जो है ना खेती जैविक खेती करता है। वहाँ पे फर्टिलाइज़र, रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं करता है, ठीक ना, यही है। जबकि सिक्किम में, पूरा सिक्किम में वहाँ का किसान जैविक खेती करता है, यही अंतर है बिहार और सिक्किम में। देखिए गंगा किनारे बिहार के कितने जिलों में खेती की जा रही है, कितने जिलों में जंगल, तो 13 जिला है जो गंगा किनारे बिहार मतलब जैविक खेती का प्रारंभ किया गया है। बिहार सरकार ने जैविक कॉरिडोर नाम का योजना बनाया। बिहार में जैविक कॉरिडोर का विकसित किया जा रहा है, कहाँ, गंगा किनारे वाला जिला में, कहाँ जगह, गंगा किनारे, गंगा किनारे। देखिए जैविक कॉरिडोर योजना बिहार सरकार है, गंगा किनारे में, किनारे के आसपास जिला में विकसित किया जा रहा है, जैविक कॉरिडोर बना है, वहाँ पे जैविक खेती किया जा रहा है। और गंगा किनारे बिहार जिला में 13 जिला हो जाएगा, इसमें सिर्फ जैविक गाँव है। जो वीडियो बताया है पूरा डिटेल्स, स्टैटिक जीके नहीं पढ़ाएगा, जितना भी पढ़ाया है इस सबसे रिलेटेड पूछता है, और जो डिटेल्स में पूछे कितनों घुमा के क्वेश्चन पूछे। अब जैविक खेती से क्या है, फर्टिलाइज़र क्या है, जैविक खेती भी आपको समझ में आ गया, फर्टिलाइज़र अंतर कर दीजिएगा, क्वेश्चन इससे आएगा तो एकदम बनेगा। इसी तरह से पढ़िएगा, आपका करंट भी पकड़ाएगा और स्टैटिक जीके भी, तब सफलता मिलेगा, वो रटने से नहीं है, ठीक है। फिर आगे वाला वीडियो में